खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। खेलो इंडिया में झारखंड की बेटी फ्लोरेंस बारला ने एक बार फिर से ऐसा कारनामा कर दिखाया कि वाकई पूरे झारखंड वासी गौरवान्वित हैं। और जब शिष्य अर्जुन हो तो जाहिर सी बात है कि गुरु द्रोण का भी सिर जो है गर्व से ऊंचा होता है। तो आज दोस्तों इसी कड़ी में हम अपने स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है फ्लोरेंस बारला हैं, जिन्होंने अभी खेलो इंडिया में बहुत सारे पदक हासिल किए हैं। तो सबसे पहले फ्लोरेंस आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। साथ ही आशु भाटिया हैं जो फ्लोरेंस के प्रशिक्षक हैं, NIS कोच हैं, लेवल 2 के कोच भी रहे हैं। तो इन दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत फ्लोरेंस से ही करते हैं। फ्लोरेंस, अभी आपने हाल ही में खेलो इंडिया में पदक की झड़ी लगाई है। झारखंड के लिए ये पहला मौका है जो बहुत सारे इवेंट में, और विशेषकर अगर एथलेटिक्स के फील्ड को देखा जाए तो उसमें बहुत कम पदक झारखंड के खाते में हैं। तो ये कैसा महसूस करें और कौन कौन से इवेंट थे, हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत ही अच्छा फील होता है जब हम लोग बाहर खेलने के लिए जाते हैं जी। तो खेलने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो उसके लिए हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेनी है। तो हम लोग बहुत मेहनत करके उस गेम को पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं जी। और वहाँ से अपना मेहनत किया हुआ को अपना परफॉर्मेंस वहाँ पर अच्छा दिखाते हैं जी। और वहाँ पर अपना लाइफ बेस्ट सब परफॉर्मेंस दे करके वहाँ से विजेता होकर वापस आते हैं। इस बार आपने 3 मेडल हासिल किए, जहाँ तक मुझे जानकारी है। कौन कौन से मेडल थे, किस किस इवेंट में थे, फ्लोरेंस आप बताएं। इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो कांतिरीवा स्टेडियम कर्नाटका में हुआ था, तो उसमें मैं 400 मीटर और 200 मीटर में पार्टिसिपेट की और 400 मीटर में सिल्वर मेडल और 200 मीटर में ब्रॉन्ज और 4x100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त की। जी, यानी रिले में भी आपको मिला और इंडिविजुअल स्पर्धा में भी। अब आशु जी के पास। आशु जी, आप फ्लोरेंस के प्रशिक्षक हैं। कैसे आपने फ्लोरेंस की पहचान की और कितना वक्त आपने इसके साथ बिताया और आज फ्लोरेंस इतने अच्छे मुकाम पर है? मैडम 2018 की बात है। खेल गांव में कोई स्कूल लेवल का कंपटीशन चल रहा था। वहाँ पर पहली बार मैंने फ्लोरेंस को देखा जी। और मैं देखा एक लड़की, मतलब उसके अंदर सब कुछ है, सिर्फ उसे कोचिंग की आवश्यकता है। सब कुछ भगवान ने दे के भेजा है, बस उसे कोचिंग की आवश्यकता थी। बस वहीं से सफ़र शुरू हुआ मैम, और अभी 4 साल हो गए हैं। इस 4 साल के अंदर मेरे को लगता है नेशनल्स और इंटरनेशनल्स के करीब 20 मेडल इन्होंने लिया है। बिल्कुल, मेडल्स मुझे दिख भी रहा है। बिल्कुल। और फ्लोरेंस, वापस तो आप पे ही आते हैं कि आमतौर पर झारखंड की जो स्थिति है, खिलाड़ियों के पास पोटेंशियल है लेकिन माहौल नहीं मिलता है। आप गुमला से आशु जी के कोचिंग सेंटर कैसे पहुंची? क्योंकि एक जगह पाना, वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव नवाडी में रहती हूँ। मेरा घर वहीं पर है और घर में मामी और छोटी भाई बहन रहते हैं। और मेरे गांव से करीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर जी, सेंट मैरीज गर्ल्स महुआ में पढ़ती थी। वहाँ एक टीचर आई जिसका नाम दिव्या जो सिस्टर है। उन्होंने मुझे, मैं पहले से फुटबॉल खेलती थी, तो एक दिन स्कूल में गेम का टाइम था तो उन्होंने फुटबॉल खेलने के लिए बोले। तो फुटबॉल खेलते खेलते उन्होंने मेरा रनिंग भी देखे। तो 2013-14 से जो बाल समागम स्कूल लेवल पे शुरू हुआ था, उसी से फर्स्ट बार मोराबादी दौड़ने के लिए आए। अच्छा। और वहाँ भी विजेता हुए, सेकंड आए और वहाँ प्राइज सब मिले। उसी से सिलसिला खेल का चलता रहा। उसके बाद फर्स्ट नेशनल के लिए, स्टेजोन नेशनल के लिए कोलकाता में रखा गया और वहाँ भी उस समय मेरे पास स्पेक्स भी नहीं था और ऐसे ही नॉर्मल शू पहन के जी रनिंग की और वहाँ भी प्रथम स्थान प्राप्त की। अच्छा। उसके बाद से NIDM हुआ जो विशाखापट्टनम में जी
ओपनिंग किया गया, तो वहाँ भी खेलने के लिए गए, वहीं सर लोग से मिले थे, कोच से। जी। तो उसके बाद वहाँ पर इन्होंने मेरा रनिंग देखा और मेरे से बात भी किए। उसके बाद अब मेरा रनिंग बहुत अच्छा इनको लगा और ये मुझे खोजते खोजते मेरे घर तक पहुँच गए। अच्छा। फिर उन्होंने वहाँ से घर से उठाकर खेलगांव JSSPS ज्वाइनिंग के लिए जी। अच्छा। बोले। फिर मैं JSSPS 2018 में ज्वाइन की और स्टार्टिंग से मैं अपने कोच आशु भाटिया सर के पास ही ट्रेनिंग करी। अच्छा, यानी शुरुआत इनके साथ हुई और बहुत अच्छे मुकाम पर अभी आप हैं। कि अभी का जो दौर है आशु जी, जो कोरोना पीरियड था उसके बाद खिलाड़ियों ने कम बैक किया और जहाँ तक मुझे जानकारी है आप खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, तो थोड़ा आपके प्रशिक्षण सेंटर के बारे में जानेंगे और कोरोना पीरियड में आपने अपने स्टूडेंट्स को कैसे तैयार किया कि उसके जस्ट बाद ये रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। चूँकि ऐसा हुआ मैडम कि कोरोना बिल्कुल पीक पे था, तो मैं 3-4 बार फ्लोरेंस के गांव में गया। पता चला कि राशन को लेके बहुत दिक्कत है जी। और बच्ची कोरोना से पहले बिल्कुल मैंने तैयार कर दिया था एक अच्छे रेस के लिए। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि बच्ची ख़राब हो रही है जी। क्योंकि जो डाइट JSSPS में मिलती थी वो डाइट वो ले नहीं पा रही है जी। इसकी छोटी बहन है, वो भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा। दोनों बहनें वहीं पे थी। तो मुझे तो ऐसा बोलिए नींद आनी बंद हो गई थी। बिल्कुल। तो किसी तरह बीच बीच में मैं 15 दिन 20 दिन के बीच बीच में मैं जाता था वहाँ पर और राशन दे के आता था, इसे सप्लीमेंट दे के आता था, फूड सप्लीमेंट की बेटा खाते रहना, कुछ कुछ करते रहना, बिल्कुल ज़ीरो ना हो जाना। तो करीब 2-3 महीना ऐसा चला मैम। तो फिर अंदर से फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो किसी तरह चोरी छुपे पहुँचे, इसके गांव में पहुँचा, दोनों बहनों को गाड़ी में बैठाया और लेके अपने घर आ गया। अच्छा। हाँ, घर आ गया। मैं बोला मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर मैं अपने घर पे रख के ट्रेनिंग कराना स्टार्ट कर दिया। 15 से 20 दिन हुई थी मैम ट्रेनिंग कराते हुए। अचानक से एक दिन देखा कि 12-13 बच्चे घर पहुंच गए हैं सामान लेके। ठीक है। तो मेरी वाइफ देखी कि भाई 12-13 बच्चे कोरोना के टाइम पे बाहर आए हुए हैं, कौन से बच्चे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं जी। तो वाइफ को भी थोड़ा ये हुआ, यार कोरोना का टाइम है, क्या है नहीं है, थोड़ा देखो जी। तो जब मैं देखा तो सब मेरे अपने बच्चे थे जी। JSSPS के बच्चे थे, जो दूर दूर गांव के इलाके के बच्चे थे। वो खोजते कहीं से उन्हें पता चला कि दीदी वहीं हैं, इनकी छोटी बहन भी वहीं है। तो वो लोग सब घर आ गए। अब घर आ गए तो अब जब बच्चा घर आ गया है तो फिर बिल्कुल निकाला तो जाता नहीं जी। ठीक है। और दिल से बहुत जुड़े हुए थे वो बच्चे जी। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ मैडम और 16-17 बच्चे मेरे पास हो गए। तो वहाँ एक पंचायत भवन था, डी पंचायत भवन बोकारो थर्मल में जी। तो वहाँ के मुखिया जी थे श्री SB सिंह जी। तो वो काफ़ी मतलब एजेड भी थे, 70 ईयर्स के आसपास थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं बोला मुखिया जी, मेरे घर के जस्ट बगल में ही पंचायत भवन है जी। मैं बोला मुखिया जी 2 रूम मुझे खाली दे दीजिए आप। अच्छा। आपसे बहुत मतलब तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करूंगा, ये 2 रूम खाली दे दीजिए। ये बच्चे बहुत अच्छे लेवल के हैं और आने वाले 3-4 महीने में बहुत बढ़िया कंपटीशन आ रहा है, तो ये बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे, जीवन भर आपका नाम लेंगे। तो उन्होंने मतलब सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। तुरंत मुझे एकदम साफ सफाई सब कुछ करा के और मुझे रहने की जगह मिली, बच्चों को रहने की जगह दे दी। ये बहुत बड़ा मेरे लिए जी। ये हुआ। अब रहने की जगह हो गई थी, खाने का सबसे ज्यादा जरूरी तो खिलाड़ियों के लिए भोजन। 20 बच्चे को खाना खिलाना मतलब इतना इजी तो चीज नहीं है। बिल्कुल, बहुत मैं भी पेंशनधारी था तो इतना एफर्ट नहीं कर पाता था। फिर मैं सोचा अब भगवान यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी कुछ रास्ता आएगा जी। फिर हमारे जो पुराने खेल मंत्री हैं श्री अमर बाउरी जी, उनको पता चला कि ऐसे बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला आशु कुछ बच्चे तुम्हारे पास आए हैं ट्रेनिंग के लिए। मैं बोला हाँ सर बच्चे आए हैं, कहाँ रह रहे हैं? मैं बोला सर ऐसे कुछ घर में है, कुछ पंचायत भवन में है। खाने का कैसे कर रहे हो? मैं बोला सर अभी तो घर से ही कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, 1 गाड़ी राशन, बहुत बड़ी बात है, खाने का भिजवाया।
वाकई और वो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। ऑब्वियसली क्योंकि बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं और खिलाड़ी को बहुत डाइट चाहिए उनके लिए, उनके परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है भोजन, ज़रूरी अच्छा भोजन। फ्लोरेंस, आप ये बताएं कि इससे पहले भी आपने बहुत देशों में परफॉर्मेंस दिया है, थोड़ा अपने अचीवमेंट के बारे में, कजाकिस्तान में शायद और कई जगह पर आपका परफॉर्मेंस रहा है, वो कैसा रहा, उन देशों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फिर मैं आशु जी से उनकी व्यक्तिगत बातें करूँ। सबसे पहले तो JSSPS 2018 में ज्वाइन की, उसके बाद पहला नेशनल के लिए मुझे धर्मशाला जाना पड़ा जी, फर्स्ट 400 मीटर ओपन चैम्पियनशिप के लिए, और वहाँ भी मैंने अपना बेस्ट टाइमिंग देकर प्रथम स्थान प्राप्त की थी जी, और टाइमिंग रहा 56.70 का टाइमिंग निकाली थी जी। उसके बाद यूपी में सेकेंड ओपन चैम्पियनशिप रखा गया 400 मीटर का ही, वहाँ भी मैं 400 मीटर में प्रथम स्थान प्राप्त की। ऐसे बहुत सारे नेशनल में पार्टिसिपेट की और मुझे हमेशा गोल्ड ही मिला जी, हर जगह में। और 2019 में मैं कजाकिस्तान खेलने गई। अच्छा, तो जब मैं कजाकिस्तान खेलने के लिए जा रही थी तब मेरे पास पासपोर्ट का बहुत दिक्कत चला। बिल्कुल, बिना पासपोर्ट के जाएं कैसे? जी, तब मेरे कोच सर ही उसके पीछे भी बहुत लगे पीछे कि कल जाना है, और आज तक में कोई पासपोर्ट मेरे पास पहुंचा ही नहीं। फिर सर तुरंत अपना गाड़ी निकाले, अपना पैसा खर्च किए, सब कुछ किए और पासपोर्ट दिल्ली तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मदद किए, और इसी वजह से मैं कजाकिस्तान जा पाई और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट की जी, और इंडिया के लिए 2 गोल्ड मेडल इंडिया आपने के नाम हासिल किया। हासिल कजाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि दूसरे देश में जाना है, वैसे आमतौर पर कहा जाता है कि झारखंड की लड़कियां लड़के बहुत शाई होते हैं, बाहर जाकर खुलते नहीं हैं, तो आप तो वहाँ से पदक लेकर लौटी, कैसा आपका विरोधी कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब हम लोग यहाँ से गए तो इंडिया से जो प्लेयर गए थे, टोटल 8 प्लेयर गए थे, जी, उन लोग से पहले से ही जाने पहचाने थे। अच्छा, इसलिए वहाँ पर उन्हीं लोग के साथ रहे, इसलिए अच्छा लगा। वहाँ का लैंग्वेज तो थोड़ा मुश्किल था जी जी, लेकिन भी हम लोग उसी बीच रह के वहाँ बहुत अच्छा लगा। तो आपने किस देश के खिलाड़ी को हराया, डिफीट दिया? मतलब बहुत सारे देश तो एथलेटिक्स में होते हैं, लेकिन आपके बाद कौन रहे थे, कुछ याद है क्या? मेरे बाद वहाँ टोटल 8 कंट्री आए थे। अच्छा, इंडिया को मिला के जी, उसमें से प्रथम स्थान इंडिया का रहा था मैं थी और सेकेंड में कजाकिस्तान की थी। अच्छा, यानी किसी के देश में जाकर के और उसको रजत पदक के लिए और खुद स्वर्ण पदक लेना थोड़ा मुश्किल था, चैलेंजिंग था। अब आशु जी आपके पास आती हूँ। आशु जी, आपने बातचीत में बताया कि रिटायरमेंट के बाद आप सेना में थे, और क्या सेना में भी स्पोर्ट्स से जुड़े थे जिस वजह से आपकी रुचि यहाँ तक आई और आपका फैमिली सपोर्ट भी आपको मिल रहा है? बिल्कुल मैडम, मैं सेना में सबसे पहले मैं बॉय स्पोर्ट्स कंपनी जो अंडर 14 का एक स्कीम चला था जी, उसमें मैं भर्ती हुआ था एज ए स्पोर्ट्स कोटा में जी। उसके बाद मैंने 10th आर्मी स्कूल से ही किया। 10th होते ही फिर फौज में भर्ती हो गया, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स कोटा में स्पोर्ट्समैन में भर्ती हो गया जी। और मेरी इवेंट 100-200 थी मैम। मैं आर्मी का गोल्ड हुआ, सर्विसेज का गोल्ड हुआ और सीनियर नेशनल 2002 में भी मैंने 4x100 मीटर रिले में सर्विसेज टीम की तरफ से गोल्ड मेडल हासिल किया जी। इस तरह गेम तो अच्छा चला मैम। और उसके बाद जब एज हो गई तो फिर सोचा कि अब NIS कर लिया जाए, डिप्लोमा कर लिया जाए। फिर मैंने डिप्लोमा किया ग्वालियर से और उसके बाद तब से कोचिंग चल रही है मैम। कोचिंग चल रही है। आपके 2 स्टूडेंट्स के बारे में तो हमने जाना, और अभी आपके सेंटर में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हम भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 1-2 वर्षों में, या आपका टारगेट क्या है? जी मैडम, मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 2028। 2028 में जो ओलंपिक्स है जी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे एकेडमी के बच्चे वहाँ तिरंगा जरूर फहराएंगे। वाह, ये बिल्कुल मतलब पूरा विश्वास के साथ मैं ये आपको बोल सकता हूँ। जी, बड़ी बात है, क्योंकि एक प्रशिक्षक अगर आश्वासन दे रहा है तो उसको अपने स्टूडेंट्स पे बहुत भरोसा होगा। और ये जो लोग कहते हैं कि सिर्फ शहर में गेम हो सकता है मैम, मैं एक छोटे जगह, बहुत छोटा जगह है बोकारो थर्मल, जहाँ मैं एकेडमी चला रहा हूँ और मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि गाँव में भी
ओलंपियन तैयार होते हैं। बिल्कुल। आपके पास देश भर के खिलाड़ी हैं, तो किन किन राज्यों से खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं? मैम मेरे पास असम से बच्चे आए हैं जी, बॉम्बे से लड़कियां आई हैं, महाराष्ट्र से, उसके बाद चंडीगढ़ से बच्चे आए हैं, उसके बाद एमपी से बच्चे आए हैं, जी। छत्तीसगढ़ से बच्चे आए हैं, उड़ीसा से बच्चे आए हैं, बिहार से बच्चे हैं और झारखंड के बच्चे। यानी देश के तकरीबन हर कोने से बच्चे हैं। फ्लोरेंस, ये बताइए कि आपके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अभी भी शायद नहीं है जहाँ तक हमें जानकारी है, लेकिन आप जब खेलती हैं, आपके साथ जो लड़कियाँ खेलती हैं, चाहे आपके गांव की जो लड़कियाँ हैं, क्या आप उन्हें इंस्पायर करती हैं कि आप उन्हें प्रेरित करती हैं कि वो भी आपको देखकर सीखें? ऐसा कुछ आप महसूस करती हैं? जब गांव में रहते थे घर में, तो मेरे घर का स्थिति स्टार्टिंग से ही बहुत ही पुअर फैमिली है जी। से खाने पीने का भी बहुत दिक्कत था पहले से ही। पापा जब थे तब थोड़ा बहुत ठीक था, जब पापा का एक्सपायर हो गया जी, उसके बाद से और भी मुश्किल आने लगा जी। जो भी घर में खेती करते हैं, हाँ, वो सिर्फ हम लोग पूरे फैमिली मिला के सिर्फ 6 महीना खा पाते हैं। अच्छा, इतनी ही उपज होती है? पूरे साल भर का 6 महीने हम लोग खा पाते हैं, बाकी के 6 महीने हम लोग अपने पैसे थोड़े बहुत कहीं से कमाते थे, किसी के खेत में जाके या किसी के घर में जाके, तो उसी पैसे से हम लोग चावल खरीद के अपना खाते थे जी। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल रहा। फिर बाद में जब अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जी, अभी भी ऐसी है। गांव में सारे लोगों का राशन कार्ड था, लेकिन अभी भी हम लोग का अभी फिलहाल बना है राशन कार्ड। अच्छा, पिछले साल ही बना, इससे पहले हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं था। सरकार की तरफ से जो भी अनाज मिलता था वो भी हम लोग को नहीं मिल पाता था, और अभी तक भी हम लोग का बीपीएल कार्ड वगैरह नहीं बना। यानी मुश्किलें अभी आपके सामने अनंत है मुश्किलें। लेकिन जब आपको मेडल जीतते लड़कियां देखती हैं, गांव के बच्चे देखते हैं, गांव के काका काकी सारे रिलेटिव तो गांव में ही होंगे, तो वो कैसा महसूस करते हैं? जब पहली बार आप जीत कर अपने गांव पहुंची तो कैसा लगा? जब मैं पहली बार जीत के मेडल के साथ पहुंची गांव, तो सारे लोग देखने के लिए आ गए कि ये मेडल लेके आई, तो गांव वाले भी बहुत खुश हो गए। तो जब घर में रहती थी तब वहाँ के अगल बगल के जो भी लड़कियां थी जी, उन लोग को भी मैं प्रैक्टिस के लिए डेली, प्रैक्टिस के बारे तो पहले पता नहीं था कि प्रैक्टिस कैसे किया जाता है जी। बस हम लोग को इतना पता था कि बस रनिंग करना है जी। तो करीबन 5 से 8 किलोमीटर सुबह डेली हम लोग रनिंग करने के लिए जाते थे, वो भी पक्का रोड पे। अच्छा, तो उस समय तो उतना अच्छा से पक्का रोड भी नहीं था, बिल्कुल उबड़ खाबड़ वाला था। तो हम लोग लड़कियों के साथ ऐसे सुबह 4:30 बजे 5 बजे निकल जाते थे, और जिससे कि 6:30 बजे तक वापस घर लौट आए। ऐसे तो घर के जो अगल बगल की लड़कियां उन लोग को भी बहुत बोलते थे कि चलो रनिंग करने, हम लोग किसी ना किसी दिन हम लोग को आगे तो बढ़ना ही है। बिल्कुल। तो उन लोग भी उस चीज़ को माने और तैयार हो गए, लेकिन यही है कि गांव में इतना अच्छे फैमिली नहीं होते हैं, बिल्कुल पैसे की कमी हो जाती है, जिससे कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बिल्कुल। तो मैं 1-2 लोग को बोली भी थी कि चलो मेरे साथ, तो उनके घर वाले बोले कि नहीं, हम लोग तो इतना घर का स्थिति भी जी ठीक नहीं है, तो हम लोग पैसे वगैरह सब दे नहीं पाएंगे। इस वजह से वो लोग मेरे साथ नहीं आ पाए। वाकई मुश्किल होती है, और गांव का माहौल जिस तरीके का होता है वहाँ पे लोगों को भरोसा दिलाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रोजी रोटी की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। आशु जी, आप इतने बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन आप जिस स्पोर्ट्स में जुड़े हैं, एथलेटिक्स को कहते हैं मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, ये बहुत टफ माना जाता है, विशेषकर अगर हम भारतीय परिवेश में देखें तो अब हम पदक लाने लगे हैं इस फील्ड में। कितना चैलेंजिंग आपको लगता है बच्चों को तैयार करना, वहाँ तक पहुँचाना? चैलेंजिंग तो बहुत है मैम, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है गरीबी की जी। टैलेंट भरे पड़े हैं झारखंड में, जितने टैलेंट हैं मुझे नहीं लगता कि और किसी राज्य में इतने टैलेंट हैं। गांव-गांव में टैलेंट, मैं गांव-गांव में गया, कई बार मैं गांव में जाता हूं मैम, जाके बच्चों को देखता हूं,
और जो बच्चे मुझे पसंद आते हैं उसे उठा के मैं अपने एकेडमी में लाता भी हूँ जी। तो टैलेंट तो है, बस अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे दे उस टैलेंट के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि झारखंड को कोई रोक सकता है आगे आने से। बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हुई हैं खेल के प्रैक्टिस में, जैसा कि फ्लोरेंस ने भी बताया कि पहले सड़कों पर दौड़ते थे, अब सिंथेटिक ट्रैक की सुविधाएं हैं और हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं। आपके पास क्या क्या सुविधाएं, किस तरीके से आप बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं? मैम मेरे पास सिंथेटिक ट्रैक नहीं है जी। बाकी वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का CCL का वहाँ पर 400 मीटर का ट्रैक है। अच्छा। जिसपे मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ और मुझे लगता है वो इनफ है नेशनल लेवल पे बच्चों को ले जाने के लिए। और एक बार बच्चे नेशनल लेवल पे पहुंच गए तो वहाँ से फिर फेडरेशन उसे गोद ले लेती है जी। फिर कोई दिक्कत नहीं है मैम, उसे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, फिर वो उसे उस मुकाम पे कोई नहीं रोक सकता पहुंचने से जी। जो मेरा टारगेट है। बिल्कुल। फ्लोरेंस की जो ये सफलता है तो किन किन की नज़र गई है? मान लीजिए फेडरेशन ध्यान दे रहा है ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में क्या? बिल्कुल। सबसे बड़ा जो बोलेंगे बैकबोन जी। वो हमारे मधुकांत पाठक सर हैं जी। उनका बहुत सपोर्ट रहता है। कभी भी किसी टाइम पे भी उतने बिजी होने के बाद भी मैं उन्हें अगर बोलूं कि सर आज आपकी ज़रूरत है थोड़ा एकेडमी में आइए, 1 घंटे के नोटिस में वो आ जाते हैं। और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भी सहयोग या कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे फ्लोरेंस को सपोर्ट मिले? नहीं, अभी तो फिलहाल ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं मैम जी। लेकिन आने वाले 6 महीने साल भर में ये हो जाएगा शुरू। जी। आपने एक बात कही कि 2028 आपका टारगेट है ओलंपिक में पदक जीतना। एथलेटिक्स में पहली बार नीरज ने देश को स्वर्ण पदक दिलाया, तो यानी 2028 में हम आपके खिलाड़ियों से उम्मीद करें कि ज़रूर हमें पदक मिलेगा। और जो अभी जो आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो उनका रखरखाव, उनका भोजन पानी वो कैसे करते हैं? फ्लोरेंस और इनकी बहन भी है और भी खिलाड़ी हैं तो कैसे करते हैं? मैडम वहाँ हमने कुक रखा है जी। वहाँ वार्डन है हमारे पास, एक हमने कोच हायर किया है जो कि यूपी के हैं और एक बस हमारी अपनी है, ड्राइवर हैं। तो कहीं भी बच्चों को लेके जाना होता है ट्रेनिंग के लिए या कभी ऐसा प्लान करते हैं कि 15 दिन रांची में जाके ट्रेनिंग करें जी। तो वो सब हम लोग करते हैं मैम। अच्छा। और इसके लिए वहाँ लोकल सपोर्ट हमें मिलता है मैम। अच्छा। बोकारो थर्मल के जो लोकल लोग हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं मैम। अच्छा। कभी कोई भी ज़रूरत पड़े तो हमें सपोर्ट मिल जाता है। एक CCL के GM हैं श्री बसाप चौधरी। अच्छा। उनका बहुत बड़ा योगदान है, यानी खिलाड़ियों को बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। वो GSSPS में एज ए CO भी रह चुके हैं और जब फाइनेंशियल कंडीशन कभी हमारी गड़बड़ाती है तो उनसे हमें सहयोग मिलता है मैम। ये बताओ फ्लोरेंस की GSSPS के ज़रिए आप यहाँ तक पहुँची, ये GSSPS जैसी संस्था खिलाड़ियों को कितना फ़ायदा पहुंचाती है? क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है, झारखंड के बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं, तो इससे कितना फ़ायदा मिलता है? GSSPS ये जो ओपनिंग हुआ है ये जो भी झारखंड के बच्चे हैं उनके लिए एक तरह से बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि गांव-गांव में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए उसमें GSSPS में ज्वाइनिंग के लिए ट्रायल रखा जाता है जी, जिसमें जो भी ट्रायल में सिलेक्शन होते हैं उन बच्चों को वो GSSPS ले लेते हैं। वहाँ से उनके लिए फ्री का पढ़ाई होता है, स्पोर्ट्स खाने पीने जितने भी उनको इक्विपमेंट चाहिए वो सब चीज़ फ्री मिलता है। वो गवर्नमेंट देती है प्लस CCL के जो भी सहयोग से चलता है उनसे चलता है। तो उसमें जो भी बच्चे आते हैं वो जितने भी बच्चे हैं उसमें अगर उनमें सही से ट्रेनिंग मिल जाए तो बच्चे बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेंगे जी। बहुत अच्छी बात है कि ऐसे संस्था जो खेलों को बढ़ावा दे। आशु जी, आप भी GSSPS से जुड़े थे, कितना पोटेंशियल देखते हैं? क्योंकि अलग अलग इवेंट हैं, अलग अलग खेल हैं, अलग अलग कोचेज़ हैं, इससे और विस्तार होना चाहिए कि ये सफिशिएंट है खिलाड़ियों के कहें तो टैलेंट हंट के लिए? मैडम GSSPS एक ऐसा हब है जी, मैं मतलब ये दावा के साथ कह सकता हूँ जिस जैसी इसकी शुरुआत हुई थी अगर वैसी ये अभी भी ये वैसी ही चलती रहती जी तो 2024 में जो उनका मोटो था जी ओलंपिक्स में मेडल जीतने का, उसे कोई नहीं रोक सकता था मैम। जी, शुरुआत उसकी बहुत बेहतरीन हुई थी
और इतने मेडल्स आने शुरू हो गए थे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जी। जिसका कोई हिसाब नहीं मैडम। जी। लेकिन पिछले 2 साल से जो जी। स्थिति गड़बड़ाई है वो किसी से छुपा नहीं है मैम। जी जी, तो वो बिल्कुल। बहुत मतलब उसे अच्छा खेल के नज़रिए से अच्छा नहीं मान कह सकते हैं जी। लेकिन जिस तरीके से वो शुरुआत हुई थी मैम, उसे आप कह सकते हैं कि वो इंडिया का एक हब के लायक था, स्पोर्ट्स जी। हब के लायक था। बिल्कुल। आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं फ्लोरेंस, क्योंकि उद्देश्य होता है पीटी उषा, शाइनी विल्सन जैसे एथलीट बनना, आपका क्या उद्देश्य है? मेरा भी यही उद्देश्य है कि जब पीटी उषा का भी रेस देखती थी तो उसका भी 400 इवेंट था, तो मैं भी स्टार्टिंग से ही 400 और 200 मीटर ही रनिंग कर रही हूँ। तो मेरे अंदर भी आया कि नहीं, मैं भी पीटी उषा की तरह बनूंगी। तो उसके बाद से अचानक से एक उभरी हिमा दास, बिल्कुल उसके जैसे फिर मैं भी और आगे बढ़ने के लिए और अंदर से हौसला आया, जोश आया कि मैं भी उनकी तरह बनूंगी, आगे भी जी जाऊंगी और देश में चमकूंगी। बिल्कुल। दूती चंद भी हैं और ये सब ऐसे नाम हैं जिनका नाम हम लें तो एक रोमांच होता है और देश के खेल का जो आधार है वो महसूस होता है कि हाँ, देश में किस तरह का खेल का आधार बना है। भविष्य की योजनाएं, आप एथलीट तो बहुत, मतलब हम भी दुआ करते हैं कि आप और नाम करें और रोशन करें, लेकिन आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्या चाहती हैं कि आपको भी नौकरी मिले सरकार की ओर से और आप भी रोजी रोजगार के प्रति निश्चिंत हों, ऐसा कुछ सोचती हैं? यस मैम, क्योंकि अभी मेरा तो टारगेट है अभी ओलंपिक जाने का, ओलंपिक में मेडल लाने का और ओलंपिक में जाके इंडिया का नाम रोशन करने का और इंडिया को मेडल दिलाने का। साथ ही अगर गवर्नमेंट वाला जॉब भी अगर मिल जाए तो जो भी घर की स्थिति है या फिर लाइफ में आने वाली जो भी स्थिति आएंगी उन सब से सामना कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो उतार चढ़ाव है, जो अभाव है, वो अभाव दूर हो पाएगा। वक्त कह रहा है हमसे थोड़ी सी आपसे बातें करने को। चलते चलते आप क्या सोचते हैं, क्या संदेश देते हैं झारखंड के एथलीटों को? मैं तो सारे झारखंड के एथलीट को ये बोलना चाहूँगा कि हौसला बुलंद रखो, हौसला बुलंद रखो, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप जाओगे ऊपर। अपना टैलेंट को दबने नहीं दो, निखरो और आगे आओ। यही बिल्कुल, यानी कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और वाकई में फ्लोरेंस और हमारे झारखंड के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभाव के बीच भी अपने आप को निखारा, और हम उम्मीद भी करेंगे कि फ्लोरेंस, इनकी फैमिली की जो और इनकी बहन है वो भी उभरे और झारखंड के हर एक एथलीट हर खेल में आगे बढ़ें। और आशु जी इसी तरह से प्रशिक्षण देते रहें और अपने खिलाड़ियों के लिए सोचें और भविष्य में इनके लिए मार्ग प्रशस्त करें। आशु जी और फ्लोरेंस हमारे स्टूडियो में आए और हमारे लोगों को आपने अवेयर किया, एथलीटों को अवेयर किया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।